हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस की क्लासेस। जो आपकी क्लास है वो है 7th और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है दूसरा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। पहले पार्ट में मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर पढ़ा दिया है। जो बचा हुआ पार्ट है वो इस पार्ट में कराऊंगी और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चलिए अपना लेसन है शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक बात आप देख लीजिए, वो ठीक है। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये सब मैंने जो है वो पढ़ा दिया है, ठीक है। हमको पेज नंबर 16 तक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। पेज नंबर 16 मतलब कि यहाँ तक हमने जो है यहाँ तक आमाशय तक पढ़ा दिया है। आगे अब हम शुरू करते हैं। ये ब्लू वाली लाइन जो है, चलिए फिर से पढ़ देते हैं, हमने पढ़ा तो दी है। तो ये कह रहे हैं कभी कभी जब हम आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो खांसी ओढ़ती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली जो है हमारी नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। क्या करती है, जो हमारी श्वास नली मतलब जो सांस लेने वाली जो नली होती है वो हमारे नाक से आने वाली जो वायु होती है उसको कहाँ तक ले जाती है, फेफड़ों तक ले जाती है। या ग्रसिका के साथ चलती है, मतलब जो हमारी खाने वाली जो नली होती है, हमारा खाना जिससे जाता है उसके साथ साथ ही चलती रहती है। फिर ये आगे क्या कह रहे हैं, परंतु जो ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। परंतु जो ग्रसनी होती है, आहार नाल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें वायु और भोजन मार्ग मतलब दोनों के जाने का रास्ता जो होता है एक ही होता है। फिर भी भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। फिर ये क्वेश्चन उठता है, फिर भी मतलब भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कैसे रोक सकते हैं। क्या होता है कि भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है। मतलब क्या करती है, जो भोजन जो होता है हम निकलते हैं तो एक मांस की संरचना बन जाती है, संरचना होती है जिसे वाल्व कहते हैं, ठीक है। वो क्या कार्य करती है, जो श्वसन नली को ढक लेती है। क्या कर लेती है, जो हमारा श्वसन नली होती है, श्वास नली जो होती है उसको क्या करती है, ढक लेती है, ठीक है। फिर तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। और जब हमारी श्वास नली जो होती है वो ढक जाती है तो भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। फिर संयोग बस यदि भोजन के कण हमारी श्वास नली में अगर प्रवेश कर जाते हैं, मतलब हम खाते खाते बोलते हैं तो वो वाल्व खुल जाता है। जो वाल्व खुल जाता है तो हमारा भोजन के कुछ कण जो होते हैं वो हमारी नली में प्रवेश कर जाते हैं, श्वास नली में, जिससे हमें हिचकी आने लगती है, खांसी हो जाती है, कभी कभी दम भी घुटने लगता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आमाशय का आंतरिक स्तर मतलब जिसे सतह कहते हैं, श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्रावित करता है। मतलब क्या करते हैं, आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है, श्लेष्मल जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस जो होता है वो स्रावित करता है। मैंने ये भी शायद पढ़ा दिया था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो फिर फ़िलहाल पढ़ लेते हैं, जब मैं पढ़ा ही रही हूँ तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं श्लेष्मल आमाशय के वे आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो श्लेष्मल क्या होता है, वो आमाशय के जो आंतरिक स्तर होते हैं, आंतरिक जो सतह होती है उसको सुरक्षा देता है। और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और अम्ल क्या करता है, भोजन के जो जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करता है,
ठीक है, जो भोजन के साथ साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब कि जो अम्ल जब हमारे खाने में मिल जाता है तो हमारे जो पाचक रस होते हैं, ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाते हैं, उनकी सहायता भी करता है। और पाचक रस जो होता है जठर रस उसे कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो पाचक रस क्या करता है, वो जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में विघटित करता है। अब हमारा आया है क्षुद्रांश, हमको यहाँ से पढ़ाना था। क्षुद्रांश क्या होता है? क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत, लगभग 7.5 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित नली है। मतलब इस तरीके से कुंडलित, बहुत सारी इस तरीके का गट्ठर टाइप में बना होता है। कितने मीटर होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। और यह यकृत एवं आमाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो कहाँ से स्राव प्राप्त करती है? मतलब जो रस, पाचक रस होते हैं, कहाँ से प्राप्त करती है? यकृत और अग्नाशय से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करती है छोटी आंत हमारी पाचक रस? यकृत और अग्नाशय से। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं कि या यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, और इसकी जो भित्ति होती है उससे भी कुछ रस जो होते हैं स्रावित होते रहते हैं, मतलब निकलते रहते हैं। आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा है? यकृत हमारे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। तो यकृत क्या होता है? यकृत जो होता है लाल और भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? उदर, जो हमारा पेट होता है उसके उदर के दाहिनी भाग की उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी भाग की ओर स्थित होती है, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए तो कि यकृत जो होता है कैसी ग्रंथि है, तो यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। तो पित्त रस जो होता है कौन स्रावित करता है? मतलब पित्त रस जो होता है हमारी बॉडी को कौन निकाल कर देता है? यकृत निकाल के देता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, एक थैली में संग्रहित होता है तो इसको क्या कहते हैं? पित्ताशय भी कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पित्त रस जो होता है किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, तो अग्नाशय की कैसे पीले, किस रंग की होती है ग्रंथि? अग्नाशय जो होती है हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। क्या? आमाशय के ठीक नीचे क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशयिक रस और कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो अग्नाशयिक रस जो होता है वो किस पर क्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक और प्रोटीन पर क्रिया करता है, तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो क्या होता है? आंशिक रूप में जो मतलब कुछ पचा जो भोजन होता है, पूरा पचा नहीं, कुछ जो पचा, आंशिक रूप से पचा भोजन मतलब कुछ जो पचा भोजन जो होता है वो कहाँ चला जाता है? पचा भोजन क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुँचता है, जहाँ आंत जो होता है पाचक रस को क्रियापूर्ण कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या पित्त रस जो होता है उससे मिलके हमारा क्या हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्करा मतलब ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और वसा जो होता है हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन या अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप आगे चलते हैं। इन्होंने ये एक कहानी सुनाई है। ये कहानी आपने अगर आपको याद होगी तो आपने पढ़ी होगी। कौन सी क्लास में?
बीच में आपको बस 30 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और आपको अगर और बाकी की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो आप चैनल पे जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं। ये क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए, आपके प्राइमरी लेवल में आपने पढ़ी होगी कक्षा 3 में शायद। तो देखते हैं, एक विलचल दुर्घटना द्वारा आमाशय की एक कार्यप्रणाली की खोज हुई, ठीक है। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन, क्या नाम है, एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया, ठीक है। ये जो पेट दिखा रहे हैं किसका है, एलेक्सिस सेंट मार्टिन का, ठीक है। ये एक फ़ौज में थे, उसमें पूरी कहानी दी गई है, फ़ौज में थे, ठीक है। जब कुछ लड़ाई वड़ाई हुई होगी बॉर्डर पे तो इनकी गोली लग गई थी। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। वक्ष मतलब ये सीने पर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये जो उनका था वक्ष जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। मतलब इनके आमाशय में गोली लग गई थी तो वहाँ पे एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। किसके पास ले जाया गया, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक जो थे, ठीक है। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली पर वह आमाशय का छिद्र भली भांति ना बंद कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्लूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्लूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मतलब क्या हुआ था, एक जो मार्टिन थे, फौजी थे, उनकी गोली लग गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस क्या हुआ कि उनका जो छेन था जहाँ पे गोली लगी थी वो नहीं भर पाया था, वहाँ पे खाल नहीं उग पाई थी, तो वो छेंदी बना रहा। तो तो जो डॉक्टर थे उन्होंने उस छेन में से उन्होंने कई सारी चीज़ें की देखी, जैसे कि वहाँ पे भोजन कैसे पचता है, कैसे रसरावित होता है, उन्होंने बस रस भी निकाला, ठीक है। फिर उन्होंने उसकी टाइमिंग निकाली कि बाहर अगर रस में कोई चीज़ पचाते हैं तो कितना टाइम लगता है, अगर वही खाना जो होता है, वही भोजन जो होता है हमारे आमाशय के अंदर कितनी देर में पचता है। वो इस तरीके से उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, ठीक है। तो इसको हम चैप्टर में क्या नाम था, खिड़की वाला पेट, क्या नाम था वहाँ चैप्टर का नाम, खिड़की वाला पेट, ठीक है। इस नाम से वो चैप्टर में एक पार्ट था। आगे चलते हैं तो आगे क्या है हमारा, क्षुद्रांश में अवशोषण। किसका अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण किसे कहते हैं, जो पचा हुआ भोजन जो होता है, ठीक है, अवशोषित होकर, मतलब उसके जो पाचक रस मतलब पोषण वाली जो चीज़ें होती हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं। फिर इसके बाद कहाँ चला जाता है, क्षुद्रांश की भित्ति में चला जाता है। फिर क्षुद्रांश की भित्ति में इससे जो रुधिर वाहिकाओं से चला जाता है। तो हमारे पोषक तत्व किससे जाते हैं, क्षुद्रांश की जो भित्ति होती है उसमें स्थिर जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है, हमारे जो नसें वगैरह कह लो, ये वेंस वगैरह कह लो, वो होती हैं, उनसे जो भोजन होता है वो कहाँ हमारे शरीर के अदर्स पार्ट में चला जाता है वो पोषक तत्व। फिर इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। तो क्षुद्रांश की जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें क्या होती है, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है, ठीक है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो मतलब कि ये दीर्घरोम भी सूक्ष्म जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं उनका जाल फैलाती हैं और क्या होता है, पचे हुए भोजन को क्या करती हैं, उनका अवशोषण करती हैं। फिर क्या होता है,
अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो क्या होता है कि जो अवशोषित पदार्थों जो होते हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है, रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा होता है, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वो पोषक तत्व जो होते हैं जो अवशोषित किए गए हैं वो पहुँचा देते हैं। उनका उपयोग क्या होता है, जटिल पदार्थ को बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन कैसे होता है, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है, और ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। फिर उन्होंने क्या बताया कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है बृहदांश में भेज दिया जाता है। मतलब भोजन का वह भाग, ठीक है, भोजन तो हमारा पच गया है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होता है भोजन का जो पच नहीं पाता है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बृहदांश मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब हमारा आ गया हेडिंग बृहदांश। तो बृहदांश क्या होती है, बृहदांश क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। तो बृहदांश का मतलब क्या होता है, बृहदांश जो होता है मतलब बड़ी आंत होता है, वो हमारी छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है पर उससे छोटी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मतलब 1.5 मीटर होती है, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। अब क्या कह रहे हैं कि इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। तो क्या इसका बृहदांत का मतलब बड़ी आंत का क्या कार्य है, जल और कुछ लवण होते हैं उनका अवशोषण करना होता है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। जो पचा हुआ अपचित पदार्थ जो होता है वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में चला जाता है, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है। इसे ही निष्कासन कहते हैं। मतलब जो हमारा जो अपचित जो भोजन होता है वो मल दौर से निकाल दिया जाता है, इसको ही निष्कासन कहते हैं। अब है हमारा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, क्या आपने गाय भैंस घास खाने वाले शाकाहारी एवं अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खाना खा रहे होते हैं। मतलब क्या होता है, गाय भैंस जो घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार जुगाली करते रहते हैं। जुगाली मतलब लगातार मुंह ही चला रहते हैं जब वे खाना भी नहीं खा रहे होते हैं, मतलब उनके मुंह में खाना भी नहीं होता है तब भी वो अपना फालतू में मुंह चलाते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। मतलब क्या होता है, वो जो जानवर होते हैं घास खाने वाले वो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, यानी खा तो लेते हैं, चबाते भी नहीं है, बस उसको निगल जाते हैं और जो प्रथम आमाशय कहते हैं उसको, ठीक है, जिसे हम रुमेन भी कहते हैं, वहाँ वो इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, उस भोजन को मतलब उस घास या ठीक है भूसे को वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, और रूमेन जो होता है रूमिनेंट भी कहते हैं उसे। वहाँ आमाशय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। तो रूमेन में क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब कुछ ही खाना उसका पचता है जिसे क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं या कड भी कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हिस्से में वो क्या करता है कि जो हमारा इकट्ठा उनका भोजन है कुछ तो पचा लिया जाता है, पर कुछ जो भोजन होता है वो कुछ हिस्से में उस भोजन के कुछ हिस्से में वापस उसी चीज़ को अपने मुंह में लाता है जिसे वह हमेशा चबा रहा होता है। ठीक है, इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। ठीक है, या जुगाली करना कहते हैं। आइए इस चीज़ को पढ़ लेते क्या लिखा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। क्या कहते हैं, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार
निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि जब हमारा पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो मल के रूप में पानी टाइप में निकलता है, ठीक है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। तो ये क्यों होता है, कभी कभी जैसे कि संक्रमण हो गया हो किसी तरीके का, या खाद्य विषाक्तता मतलब कि जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, मतलब कि आपने कोई ख़राब खाना खा लिया हो, अथवा अपच के कारण, मतलब या हमने कोई चीज़ ऐसी खाई है, गरिष्ठ ऐसी कोई चीज़ खाई है जिससे हमारा खाना पचा नहीं है, उसके कारण ही ऐसा होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। मतलब भारत में या बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही सामान्य बात है। चरम अवस्था में ये घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। तो इसकी ये घातक तब हो जाता है कि ये शरीर से जो होता है पानी मल के द्वारा निकलता रहता है, तो शरीर में जल की कमी हो जाती है और लवणों की कमी हो जाती है, अत्यधिक क्षति हो जाती है। इसे सहजता से नहीं टलना चाहिए। मतलब अगर हो गया है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक हो जाए कुछ दिनों में, उसकी प्रॉपर दवा लेनी चाहिए। चिकित्सक को के पास जाने से पूर्व भी रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, 1 चुटकी नमक और चीनी जो है वो नमक में घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। अब अगला है यानी अगला क्या, वही पढ़ा रहे हैं अब। तो उसे क्या कहते हैं, जो मुंह में रोमिनेंट के रूप में पदार्थ आ जाती है, यानी फिर से वही रखा हुआ खाना जो आ जाता है भैंस वगैरह के, तो उसे क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। और रूमिनेंट अथवा रोमांथी भी कहलाता है। तो इसी चीज़ को रूमिनेंट अथवा रोमांथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमेंट अथवा, ठीक है, रोमंथन भी कहते हैं, रूमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कहते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये हमारा रूमेन है, और ये क्षुद्रांश है इसका, और ये हमारी इनकी ग्रशिका है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या है, ये जो पूरा हिस्सा दिखाया गया है वो है आमाशय, और ये क्या है, ऑरेंज कलर का अंधनाल है, और ये जो है ये बृहद आंत है, मतलब बड़ी आंत है, ठीक है। रोमंथन भी कहते हैं, रोमिनेंट भी कहते हैं और रोमंथी भी कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें इस जुगाली करना जो होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रोमिनेंट भी कहते हैं, रोमंथी भी कहते हैं और रोमंथन भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि घास में सेलुलस की प्रचुरता होती है। तो घास में किसकी प्रचुरता होती है, घास में सेलुलस की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज क्या होती है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। तो किस में होती है, घास में। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन अथवा रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि बहुत से जो जंतु होते हैं एवं मानव जो होते हैं सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पे पहली कुछ कह रही है, देखते हैं क्या कह रही है। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते, मतलब जो खाते हैं उसी टाइम क्यों नहीं चबा पाते, बाद में बच्चे क्यों चबाते रहते हैं। तो बूझो भी कुछ जानना चाहते, देखते क्या है। वो कहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पा सकता। तो ये कह रहा है कि ठीक है, अब मनुष्य जो है वो जानवरों की तरह क्यों नहीं कर पाता, अपना भोजन जल्दी से निगल ले, फिर उसे बाद में आराम से खाता रहे, जानवरों की तरह मुँह चलाता रहे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांश एवं बृहदांश के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है। क्या होता है, जानवरों जैसे घोड़ा दिया, उन्होंने खरगोश दिया, जो कुछ जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, बड़ी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या होती है, एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो भोजन में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन जो होता है कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। लेकिन ये जो थैलीनुमा संरचना जो होती है, ठीक है, ये मनुष्य में नहीं होती है। कैसी संरचना, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अंधनाल दिखाई गई है, ठीक है, अंधनाल, जैसे कि ये थैलीनुमा संरचना जो दी है इसको ही अंधनाल कहते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं अब क्या कर रहे हैं ये। फिर क्या कह रहे हैं कि
अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं या ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। मतलब ये जो जानने की विधि है वो थोड़ी रोचक है, मतलब रोमांचकारी है, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं जिनमें ना ही छोटी आंत होती है, ना ही बड़ी आंत होती है, ना ही मुख होता है, ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी वो अपना भोजन कैसे पचाते हैं। ये इन्होंने बात की है अमीबा की। अमीबा में संभरण एवं पाचन, तो किसकी बात की है? अमीबा की बात की है। इसमें संभरण और पाचन की बात कर रहे हैं। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। तो अमीबा कैसा जीव है? अमीबा जो है वो जलाशय में मतलब पानी में पाया जाने वाला एक कोशिक, ठीक, मतलब जिसकी एक कोशिका होती है वो जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो अमीबा की जो कोशिका होती है कितनी झिल्ली होती है? उसमें एक झिल्ली होती है। एक गोल संघन केंद्रक होता है। तो क्या होता है? एक गोल संघन केंद्रक होता है, ठीक है। और क्या होता है? हाँ, तो एक फिर क्या होता है? कोशिका जो होती है द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। तो कोशिका के द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति जो होता है बदलता रहता है। मतलब अमीबा की आकृति एक ही नहीं होती है, वो अपनी आकृति जो होता है बदल सकता है, बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाप अथवा कृत्रिम प्राण कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। तो उंगली के समान अपने पैर टाइप में निकालता रहता है, जिससे क्या करता है? वो अपना भोजन को पकड़ता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो क्या करता है? जब उसे लगता है कि उसे भूख लगी है और उसके आसपास कोई जीव होता है तो वो अपनी यानी मतलब कि उसकी आकृति तो चेंज होती। मान लो यहाँ पे उसका भोजन है कोई कीड़ा वगैरह, तो अपने वो ये अमीबा है, ठीक है, इस टाइप में वो अपना साइज़ इस तरीके से बढ़ा लेता है, यहाँ उसको कैद कर लेता है, फिर उसका भक्षण कर लेता है, उसको खा लेता है। तो ये कहाँ फंसता है जाके? उसका खाना खाद्य धानी में फंस जाता है। जैसे कि ये पादाप उसने निकाल दिया, चाहे तो उसको ऐसे भी कर सकता है, अंदर भी कर सकता है। ये देखो, जैसे कि ये इधर से ये भोजन है उसका, तो ये खाद्य इस तरीके से दोनों तरफ से फैल रहा है तो उसको फंसा लेगा। तो ये जो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो इसकी एक केंद्रक होता है। ये इसका क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? इसके पादाप, ये बड़े बड़े निकल रहे हैं तो ये इसके क्या है? पादाप। ये खाद्य कणिका है, ये जो आ रही है खाद्य कणिका है, मतलब उसको ग्रहण करने वाला है, ठीक, मतलब खाने वाली चीज़ है इसकी। और ये क्या है? खाद्य धनिया है। क्या है इसकी? खाद्य धानियाँ, मतलब खाना है जो खाद्य धानियों में जाता है। और वही चीज़ अपशिष्ट, मतलब उसने खा के इस चीज़ को इधर निकला। जैसे कि ये इधर से खाना आ रहा है, ये खाना यहाँ से होके यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, या मल के रूप में समझ लो उसके निकल जाता है। फिर अब यह क्या कह रहे हैं? खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। तो पाचक रस इनका कहाँ स्रावित होता है? खाद्य धानी में ही इनका पाचक रस जो होता है वो स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो खाद्य उन्होंने जो भी खाया है उस पर क्रिया करते हैं, ठीक है, उस रस में, ठीक है, और उसको क्या करते हैं? उसे सरल पदार्थों, जटिल पदार्थ जो होता है उसको सरल पदार्थ में बदल देते हैं। फिर पचा हुआ खाद्य जो होता है धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित खाद्य पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अमीबा की जो वृद्धि होती है, अवशोषित पदार्थ जो होता है अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग में किए जाते हैं। तो ये जो अवशोषित पदार्थ हैं तो उसकी वृद्धि मतलब कोई भी चीज़ हम खाएंगे हमारी वृद्धि के लिए तो होते ही हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है, बिना पचा अपशिष्ट जो होता है खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान है। कि मतलब जैसे भोजन का जो पाचन कैसे होता है, उन्हीं की तरह होता है जैसे हर प्राणी में होता है, जिससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और ऊर्जा भी मिलती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आंत का अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतर, मतलब ये जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं अवशोषित किए जाते हैं, जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, वो हमको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो भाई आप देखते हैं हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, वो बात इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भाई पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, तो भाई मैं किसी तरह का कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस आपसे गुरु दक्षिणा में क्या मांग रही हूँ। गुरु दक्षिणा में क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और शेयर तो आप करेंगे ही अगर आप गिफ्ट पाना चाहते हैं। और एक और बात आपसे कहनी है, वो ये है कि आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस चल रही है, चैनल की प्लेलिस्ट लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के जाइएगा। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो, घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।